हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। 9th नंबर चैप्टर है कर्म विज्ञान। कर्म विज्ञान में जनरली हम कर्म देखते हैं तो जनरली कर्म से ये होता है कि जनरली हम लोकल लैंग्वेज में कर्म देखते हैं तो कर्म होता है हम जो भी डेली एक्टिविटीज करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये सभी किस में आते हैं? कर्म में आते हैं। जो हम नित्य कर्म करते हैं वे सभी होते कर्म में इंक्लूड होते हैं। लेकिन द्रव्य गुण विज्ञान में अभी यहाँ हम पढ़ेंगे उन वो कौन सा कर्म है। वो कर्म है जब हमारे शरीर के अंदर रोग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर दोष, धातु, मल, इन तीनों के इम्बैलेंस कंडीशन के अंदर ही क्या होते हैं? रोग होते हैं। जब ये विषम अवस्था में चले जाते हैं तब हमें रोगग्रस्त हो जाते हैं। इनको सही करने के लिए, इनको वापस से विषम अवस्था से सम अवस्था में लाने के लिए और हमें स्वस्थ होने के लिए हम क्या लेते हैं? औषध का उपयोग करते हैं या द्रव्य का उपयोग करते हैं। तो ये द्रव्य का उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं? अंदर जाके ये क्या करते हैं? दोष, धातु और मल, इन तीनों पे क्रियाएं करते हैं और क्रियाएं करके शरीर के अंदर विकृत धातुएं, विकृत दोष, विकृत मल, इनके ऊपर क्रिया करके इनको साम्य अवस्था में लाते हैं तथा हमारे शरीर के अंदर से साम्य अवस्था में लाके हमारे शरीर को रोग मुक्त करते हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं करते हैं किसके द्वारा करते हैं? या तो संयोग के द्वारा करते हैं या विभाग के द्वारा करते हैं। तो द्रव्य के द्वारा ये सभी क्रियाएं जब हमारे शरीर में की जाती हैं तो इन्हीं सभी क्रियाओं को क्या बोला जाता है? कर्म बोला जाता है। स्वस्थ के निमित्त, हमें स्वस्थ करने के लिए शरीर में द्रव्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनको बोला जाता है कर्म। क्लियर है? अब एक बार देखते हैं क्या क्या पॉइंट पढ़ना है हमें कर्म के अंदर। उसके लक्षण पढ़ेंगे, उसका स्वरूप और उसके भेद पढ़ेंगे। हम जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से मैं बताती जाऊंगी कि कितने कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकलता है, मैं सब बताऊंगी। डेफिनेशन आ गई, उसका नेचर हो गया, उसका टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद हम दीपन, पाचन, संशोधन, संशमन, अनुलोमन, संसर्जन, भेदन, रेचन, छेदन, लेखन, ग्राही, स्तंभन, मदकारी, परमार्थी द्रव्य क्या होते हैं, अभिसंधि द्रव्य क्या होते हैं, व्यवयी क्या होते हैं, विकासी, रसायन, वाजीकरण, जीवनीय, बल्य, भ्रंगण, लंघन और मेद्य द्रव्य। ये सभी द्रव्य कौन से आते हैं, कौन से होते हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। देखिए, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं उठता है ना यहाँ से उठता है। क्वेश्चन उठेगा वहां से हम देख लेंगे, लेकिन फिर भी हमें पढ़ते हैं एक बार के लिए कि कर्म की व्युत्पत्ति कौन सी होती है। कर्म की व्युत्पत्ति होती है कि क्र धातु में मनिन प्रत्यय लगने से बनता है कर्म। तो ये सब प्रत्यय वगैरह आप संस्कृत में लास्ट ईयर पढ़ के आ चुके हो। तो कर्म शब्द क्रिया अर्थ में प्रयुक्त होता है। कर्म का मतलब होता है क्रिया करना। कर्म की निरुक्ति क्या होती है? क्रियति इति कर्म, जो हमारे द्वारा किए जाता है या जो हमारे द्वारा क्रियाएं की जाती है वो सभी को क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्म का लक्षण है परिभाषा। इनमें से यहां से आता है क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन निकलता है कर्म के परिभाषा लिखिए या फिर कर्म का लक्षण बताइए। कौन सा डेफिनेशन याद करना है आपको? डेफिनेशन याद करना है ये, और कुछ याद नहीं करना है। इनमें से कुछ याद नहीं करना है, बस समझना है क्या होता है। चाहे वो गुण हो चाहे कर्म हो, ये सभी किस में रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। चाहे वो रस हो, चाहे विपाक हो, चाहे वीर्य हो, सभी किस में रहता? प्रभाव हो। द्रव्यगत सप्त पदार्थों में हमारा लास्ट का 7वां पदार्थ चल रहा है, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये सभी किसके अंदर आश्रित रहते हैं? द्रव्य के अंदर आश्रित रहते हैं। यह कर्म क्या होता है? द्रव्य में रहता है परंतु गुण से भिन्न होता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि गुण अपना कार्य करता है और कर्म अपना कार्य करता है। ये एक दूसरे के कार्य के अंदर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसा कि हमें कल पढ़ा था, तो द्रव्यगत सप्त पदार्थों के अंदर इंटर रिलेशन हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर 4th नंबर का सिद्धांत था समन्वित कर्म का सिद्धांत, जिसके अंदर सिद्धांत यही बोलता है कि ये सभी निर्बाध रूप से अपना अपना कार्य संपादित करते हैं और संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण होता है। मतलब संयोग और विभाग में हमेशा कारण कर्म होता है, कभी भी गुण नहीं होता। ये पीजी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। इतना ही पूछते हैं पीजी के अंदर, संयोग और विभाग में कारण कौन होता है? गुण फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कर्म, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आएगा कर्म। तो संयोग विभाग में कारण कौन होता है? कर्म। और स्वतंत्र कारण होता है, मतलब कि कर्म जो होता है वो क्रिया की अपेक्षा करता है, किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं करता है। किसी अन्य साधन के द्वारा हम उस कार्य को नहीं कर सकते, हमें क्रिया करनी पड़ेगी तभी जाके वह कर्म हो सकेगा। देखना, यत कुर्वति तत्कर्म, मतलब जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। प्रयत्नादि कर्म चेष्टम उच्यते, यानी प्रयत्न पूर्वक हमारे प्रयत्न करने से
हमारे प्रयत्न प्रयत्न करने के लिए की गई जो चेष्टा होती है उसको बोलते हैं कर्म। कभी भी हम कार्य करते हैं, हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम आ गई है तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप जो ये चेष्टा कर रहे हैं, आप जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये सभी क्या है? कर्म। और जब आपका रिजल्ट आएगा वो इसका क्या होगा? फल। इसी तरह से जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वो अपना कार्य जाके अंदर करती है, और जब विरेचन होगा या फिर हम रोग मुक्त हो जाएंगे, या जैसे हरित की ली हमने हरित की ली, उसने हमारे शरीर में जाके कर्म किया, संयोग किया, विभाग किया, जहां उसे करना था उसने किया, चाहे उसने वीर्य से कार्य किया, फिर रस से किया, चाहे प्रभाव से किया, चाहे विपाक से कार्य किया, उसने अपना कार्य किया, उसने अपनी क्रियाएं की। उसके बाद उसे हमें विरेचन हो गया, विरेचन होते ही हम रोग मुक्त हो गए। तो यहाँ पे विरेचन हुआ तो ये कर्म हुआ, जो सारी क्रियाएं की अंदर, तो वो क्रियाएं थी, उसके थ्रू क्या हुआ? कर्म, यानी विरेचन हुआ रितकी को खाने से। उसके बाद हम रोग मुक्त हो गए तो वो उसका फल हो गया। प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्थ स एव क्रिया कर्म यत्न है समारंभ है। च मतलब क्या है? कार्यार्थ यानी कि कार्य को करने के लिए, प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा यानी की गई चेष्टा क्या कहलाती है? प्रवृत्ति कहलाती है। और ये सभी क्या होते हैं? चाहे क्रिया हो, चाहे कर्म हो, यत्न हो यानी कि प्रवृत्ति हो, या फिर कार्य का समारंभ, ये सभी क्या होते हैं? कर्म के पर्यायवाची होते हैं, उसका सिनोनिम्स होते हैं। एक ही नाम है, कर्म को अलग अलग नामों से बुलाया गया है। जैसे कर्म के पर्याय के रूप में देखते हैं हम प्रवृत्ति, प्रवृत्ति देखा, चेष्टा, चेष्टा, क्रिया, क्रिया, कर्म, कर्म, यत्न यानी कि प्रयत्न करते हैं हम वो, और कार्य का समारंभ। देखिएगा, ये डेफिनेशन याद करने को मैंने बोली है। कर्म का लक्षण आता है 2 नंबर के अंदर, तो आप ये लिख के आओगे, संस्कृत लिख के आओगे, कोटेशन लिख के आओगे, तो जो अच्छे नंबर मिलते हैं। हिंदी भी लिखते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। देखा, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्याश्रितम, जो संयोग और विभाग में क्या होता है? कारण होता है। तथा द्रव्य आश्रितम यानी कि द्रव्य में आश्रित होता है, उसे कर्म कहते हैं। नीचे एक लाइन और है, कर्तव्य क्रिया कर्म, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसे कर्म कहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए जो हम क्रियाएं करते हैं उसे बोलते हैं कर्म। कर्म नानद उपक्षते, उसे बोलते हैं कर्म। देखना, जो संयोग और विभाग में कारण होता है, क्लियर है, द्रव्य में आश्रित होता है, उसे कर्म बोलते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग और विभाग में अन्य साधन की उपेक्षा नहीं करता है। यह जो क्रिया किसकी उपेक्षा करेगा? फिर ये क्रिया की उपेक्षा करेगा। क्रिया करोगे तभी कर्म होगा, ऐसा नहीं है कोई साधन आके तो क्रिया किसी साधन के थ्रू कर सकते हैं हम वो क्रिया, उसे हल सरल बनाने के लिए, लेकिन क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। तो क्रिया की उपेक्षा कौन करता है? कर्म करता है। नेक्स्ट है, देखना, कर्म के भेद इंपॉर्टेंट है। एज इट इज क्वेश्चन आता है, या तो 5 नंबर में आएगा तो छोटा आएगा, नहीं तो बड़ा आएगा तो 10 नंबर में आएगा। इसमें शॉर्टकट में बताया गया है, मैं डिटेल में समझाऊंगी एक एक चीज, तो आपको 5 नंबर के हिसाब से या 10 नंबर के हिसाब से तैयारी करके जाना आप। देखना, तर्क संग्रह के अनुसार 5 प्रकार का कर्म होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कर्म के भेद लिखिए 2 नंबर में, तो आप ये 5 लिख के आओगे। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 5 लिखोगे। अगर 5 नंबर में आता है तब सब कुछ समझा के आना, और 10 नंबर में आए तब तो उसको और डिटेल से बढ़ा के आना है। हर एक चीज को, जैसे स्थानिक क्रम है इसे भी डिटेल समझा के आना है, सार्वदेहिक है इसको भी डिटेल समझा के आना है। देखिए, जैसे तर्क संग्रह के अनुसार 5 प्रकार का कर्म होता है। एक तो उत्क्षेपण, एक अपक्षेपण, एक आकुंचन, एक प्रसारण और एक गमन। उत्क्षेपण का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को या फिर ऊपर के प्रदेश के साथ संयोग कराने के लिए, तो नीचे से तो क्या हुआ? विभाग हुआ। किसी भी वस्तु को ऊपर फेंका तो नीचे के प्रदेश के साथ क्या हुआ? उसका विभाग हुआ, और ऊपर के प्रदेश के साथ क्या हुआ? उसका संयोग हुआ। तो ऊपर के देश के साथ संयोग होना क्या होता है? उत्क्षेपण होता है। क्लियर? अपक्षेपण देखना, किसी भी वस्तु को नीचे के देश से संयोग करना, नीचे के प्रदेश से यानी नीचे की सरफेस से संयोग करवाना। ऊपर से किसी चीज को हमने गिराया, ऊपर से क्या किया? विभाग किया, तो नीचे से क्या हुआ? संयोग हुआ, तो उसे कहते हैं अपक्षेपण। आकुंचन, शरीर के निकट लाना यानी कॉन्ट्रैक्शन, शरीर के निकट लेके आना किसी वस्तु को, क्या कहलाता है? आकुंचन। प्रसारण यानी फैलाना, तो शरीर से दूर लेके जाना, दूर संयोग करना, अपने शरीर से दूर किसी वस्तु का संयोग करना, यानी कि अपने से तो विभाग हुआ और दूसरे प्रदेश के साथ क्या हुआ? उसका संयोग हुआ।
लेकिन कुल मिला के अपने से वो दूर गई तो उसे बोलते हैं प्रसारण। और गमन, नॉर्मली जो हम चलते फिरते हैं इनको बोलते हैं गमन। 2 नंबर में आए, आपको 5 ये लिख के आने हैं। वैशेषिक दर्शन ने भी तर्क संग्रह के समान ही माने हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार कर्म जो होते हैं वो अलग अलग बेस बताया है। पहला बेस है अधिष्ठान के आधार पर, कि अधिष्ठान के आधार पर जो कर्म होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो औषधियां जो होती हैं 3 तरह से कार्य करती हैं अपनी। एक तो स्थानिक कर्म करती है, यानी जो हमने औषधि ली वो स्थान विशेष पे कार्य करेगी। एक है सार्वदेहिक कार्य, जो हमने औषधि ली वो पूरी बॉडी पे कार्य करती है। और एक है विशिष्ट कर्म, वो औषधि ना तो सार्वदेहिक है ना ही स्थानिक है, वो कार्य करेगी अपना प्रभाव से। देखना, स्थानिक कर्म है, जब हम पैरासीटामोल लेते हैं या फिर कोई सी भी पेन किलर लेते हैं तो उसको थोड़ी ना पता होता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है पेन किलर को, वो तो पूरी बॉडी पे कार्य करती है ना पेन किलर। तो पेन किलर कैसी हो गई? सार्वदेहिक हो गई। हमने पहला देखते हैं एक बार स्थानिक कर्म। स्थानिक कर्म क्या होता है? औषधि का सेवन किया, औषधि ने स्थान विशेष पर कार्य किया। जैसे हमारे किसी स्थान पर व्रण था, व्रण किससे उत्पन्न होता है? व्रण उत्पन्न होता है, पहले शोथ होता है, शोथ के बाद विदर्दी होती है, विदर्दी के बाद में क्या होता है? व्रण बनता है। कहीं भी घाव बनता है तो व्रण बनता है, तो विदर्दी, शोथ, शोथ के बाद में विदर्दी, विदर्दी के बाद में घाव बनता है। तो उस व्रण का शोधन किया तो स्थान विशेष पे किया ना, उसका शोधन किया, चाहे किसी भी क्वाथ से कर लो, उसका शोधन किया। उसके बाद में हमने उसके ऊपर घृतका या फिर उसको रोपण करने के लिए, उसकी वुंड की हीलिंग करने के लिए जात्यादि तेल या फिर किसी भी तेल का उपयोग किया, तो वो व्रण विशेष था। दांत में दर्द हो रहा था, लवंग तेल यूज किया, तो दांत में ही किया ना, पूरी बॉडी पे तो नहीं किया। तो ये होता है स्थानिक कर्म। क्लियर? अब होता है सार्वदेहिक कर्म। औषधि का आपने सेवन किया, आभ्यंतर सेवन किया, यूज किया उसका, उसने क्या किया? स्रोतस पे कार्य किया, धातुओं पे कार्य किया, दोष पे कार्य किया, और हमें क्या किया? रोग मुक्त किया। रासना वात हरणाम श्रेष्ठ होती है, ये अग्रय में लिखा हुआ है। तो रासना वात पूरी शरीर की वात को करती है, ऐसा नहीं है स्पेशल एक हाथ है तो हाथ के अंदर वात बढ़ी हुई है तो हाथ को लेगी, वातिक शिरशूल है तो वात सिर के अंदर बढ़ी हुई है तो सिर की वात को लेगी, ऐसा नहीं है। तो रासना क्या करेगी? या फिर गुड़ूची हमने खाई तो वात रक्त को शमन करने वाली होती है, तो वो पूरी बॉडी पर कार्य करती है। विशिष्ट कर्म के अंदर आते हैं, शिरीष है, विषग्न कर्म करती है, विष को हरने के लिए मणियां धारण करते हैं, तो ये सभी किसमें आती हैं? विशिष्ट कर्म के अंदर आती हैं। दंती विरेचन कर्म करवाती है, जबकि करवाना नहीं चाहिए इसको विरेचन कर्म, लेकिन ये किससे करवाती है? पढ़ा था कल अपन ने, दंती विरेचन कर्म करवाती है प्रभाव से, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो इसके रस को भी दबा देता है, उसके विपाक को भी दबा देता है और इसके वीर्य को भी दबा देता है। पढ़ा था 2 नंबर का सिद्धांत, नैसर्गिक बल का सिद्धांत पढ़ा था हमने कल की क्लास के अंदर, तो यही था उसके अंदर कि इसके अंदर बल असामान्य है या सामान्य है, तो जो प्रबल होगा उसकी जिसकी डोमिनेंसी होगी वो कार्य करेगा। तो इसके अंदर दंती के अंदर डोमिनेंट होता है वो इसका प्रभाव होता है, तो ये प्रभाव से कार्य करती है, तो उसे बोलते हैं विशिष्ट कर्म। क्लियर है? अब देखते हैं पंचक्रम की दृष्टि से। चरक ने बताया कि पंचक्रम की दृष्टि से भी कर्म 5 प्रकार के है, तो कर्म ही, चाहे वो वमन हो, चाहे विरेचन हो, चाहे निरू हो, चाहे अनुवासन हो, चाहे शिरोवेचन, है तो कर्म ही, तो उसे बोलते हैं पंचक्रम की दृष्टि से 5 कर्म बता दिए इन्होंने। देखना, वमन कर्म, ऊर्ध्व मार्ग के द्वारा कफ दोष को बाहर निकालना, क्या कहलाएगा? वमन कर्म। औषधियों का सेवन किया, ऊर्ध्व मार्ग के द्वारा, मुख के द्वारा कफ को बाहर निकाला अपन ने, वो हो गया वमन कर्म। ठीक है। विरेचन कर्म, अधो मार्ग के द्वारा पित्त को बाहर निकालना, विरेचन कर्म। निरू वस्ती वात के शमन के लिए होती है, वातज विकारों के अंदर निरू। और अनुवासन वस्ती में क्या कर देते हैं? स्नेह की मात्रा मिला देते हैं, तो उसे बोलते हैं अनुवासन वस्ती। एक होता है शिरोविरेचन, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के अंदर क्या करवाते हैं? शिरोविरेचन कर्म करवाते हैं। अब पंचकर्मा के अंदर एक एक डिटेल से इनकी डेफिनेशन आ जाएगी जब आप फाइनल ईयर में आओगे तब, फिलहाल के लिए इतना काफी है यहाँ पे। अब देखते हैं औषध कर्म भेद से कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अंत परिमार्जन, एक बहिर परिमार्जन, एक शस्त्र परिमार्जन। अंत परिमार्जन के अंदर तो आती है एक तरह से संसमन चिकित्सा मान सकते हैं कि दोष उत्कृष्ट हैं लेकिन हमें उनको बाहर नहीं निकालना है, उनको वहीं पे दबाना है, तो उसे बोल देते हैं अंत परिमार्जन, एक तरह से संसमन चिकित्सा। बहिर परिमार्जन के अंदर लेप, प्रलेप, अभ्यंग तेलों का, मतलब कि वातिक शिरशूल है तो हमने तेल का अभ्यंग कर लिया, तो उसे बोल दिया हमने बहिर परिमार्जन, मतलब त्वचा पे हमने औषधि का प्रयोग किया। एक होता है शस्त्र परिधान, हम जो कार्य करते हैं
शस्त्र शस्त्र कर्म करते हैं, छेदन है चाहे भेदन है चाहे लेखन है, शल्य को बाहर निकालने के लिए, तो वो सभी किस में आ गए? शस्त्र प्राणिधान में आ गए। क्लियर? अगर 5 नंबर में 10 नंबर में आते तो डिटेल समझा के आना इनको। अब देखते हैं, अब कुछ कर्म बताए गए हैं शार्ंगधर और भावप्रकाश के अकॉर्डिंग। देखना, एक होता है पाचन। पाचन कर्म क्या होता है कि ये क्या करते हैं, पाचन करने वाले द्रव्य क्या होते हैं, ये जठराग्नि को नहीं बढ़ाते हैं, जठराग्नि की क्रिया को बढ़ाते हैं, यानी कि पाचन की क्रिया को बढ़ा देते हैं। पाचन की क्रिया कैसे बढ़ेगी? जठराग्नि नहीं बढ़ रही है, पाचन की क्रिया बढ़ जाएगी। किसी भी चीज का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, कार्य करने का प्रोसेस बढ़ जाएगा। अगर उसके मार्ग के अंदर आने वाली बाधा को हम हटा देंगे तो बाधा क्या आई? शरीर में आम बन गया। आम बन गया तो वो क्या करेगा? एक तरह से बाधा ही रहना जठराग्नि के पाचन के लिए। अगर हम उस आम को ही हटा दें तो क्या वो प्रोसेस जल्दी नहीं होगा? होगा। तो ये क्या करते हैं, पाचन औषधियां क्या करती है, उस प्रोसेस को जल्दी कर देती है और जठराग्नि को दीप्त नहीं करती हैं। लेकिन दीपन करने वाली औषधियां क्या करती हैं, वो जठराग्नि को दीप्त करती हैं, यानी जठराग्नि की क्रिया को बढ़ाती हैं। तो एक बार के लिए सोचना, जो पाचन करेगा उसके अंदर महाभूत कौन सा होगा? अग्नि महाभूत होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा अग्नि महाभूत? क्योंकि कफ से क्या बनता है? आम। और ये पाचन करने वाले द्रव्य क्या कर रहे हैं? आम का पाचन कर रहे हैं। और आम मेन किससे बनता है? कफ से बनता है। और इसके अंदर होना चाहिए अग्नि महाभूत, क्योंकि कफ को काटने के लिए अग्नि काट सकती है, क्योंकि बिल्कुल एंटी प्रॉपर्टी है। शीत है तो उष्ण है, तो इसके लिए इसमें डोमिनेंट महाभूत कौन सा होगा? अग्नि महाभूत। ठीक है, देखना, जो द्रव्य जठराग्नि की पाचन की क्रिया को बढ़ाते हैं, क्रिया को बढ़ा रहे हैं, जठराग्नि को दीप्त नहीं कर रहे हैं, कैसे बढ़ाते हैं? जो द्रव्य आम यानी अपक्व का पाचन करते हैं तथा किंतु अग्नि को दीप्त नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं पाचन द्रव्य, और इस क्रिया को बोलते हैं पाचन की क्रिया। इसमें एग्जाम्पल आता है नागकेशर का। लेकिन एक चित्रक ऐसा होता है जो दीपन भी करता है और पाचन भी करता है, यानी कि आने वाले ऑब्स्ट्रक्शन को भी हटाएगा, उसके प्रोसेस में जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा उसको भी हटाएगा और अग्नि को भी दीप्त करेगा। देखना, भौतिक संगठन के अंदर पढ़ लिया, पाचन द्रव्य के अंदर महाभूत कौन सा होगा? अग्नि महाभूत होगा और एक वायु महाभूत होगा। ये याद रहे न रहे, ये तो क्लियर हो ही जाएगा। अब देखना उदाहरण, पिपली मूल क्या करेगा? पाचन करेगा। चित्रक मूल, मुस्थ, उदीच्य, कटवंग और अतिविषा। अब देखना आमिक प्रयोग, किन किन रोगों के अंदर हम पाचन करवाते हैं? आमातिसार, आम बन रहा है इसलिए करवा रहे हैं। अल्सक है, विसूचिका, सब में आमज आमज व्याधि होती है सब। ज्वर है, ग्रहणी है, ज्वर के अंदर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन लग जाता है, किसके कारण? आम बन जाता है, जिसके कारण क्या करती है अग्नि? क्या करती है? पित्त जो होता है उसे उखाड़ कर शाखाओं के अंदर भेज देती है, जो त्वचा के नीचे आकर आश्रित हो जाता है, जिससे क्या होता है? हमें ज्वर आता है, तो ज्वर के अंदर है। ग्रहणी है, वही चीज है। अरोचक है, ये सभी क्या है? आम से होने वाली व्याधियां हैं। तो इनके अंदर क्या होगा? पाचन करवाएंगे। अब देखना दीपन पाचन क्या होता है, जो दीपन भी करता है और पाचन भी कर देगा। जो द्रव्य अग्नि को दीप्त करते हैं तथा जठराग्नि की क्रिया को भी बढ़ाते हैं, तो जठराग्नि की क्रिया को बढ़ाते हैं, अग्नि को दीप्त करते हैं, तो वायु क्या करेगी? अग्नि को दीप्त करती है। और अग्नि महाभूत क्या करता है? पाचन की क्रिया को बढ़ाता है, यानी आम का पाचन करता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को पचा देता है। उदाहरण देखना, पिपली, चित्रक, चित्रक ऊपर पड़ा था, मुस्त, एरंड ककड़ी और एक अतिश, ये सभी क्या करते हैं? दीपन पाचन क्रिया करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? इनका क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। पाचन कर्म किसे कहते हैं? 2 एग्जाम्पल लिखिए बस। औषधि पूछी जाती है, आमिक प्रयोग नहीं पूछा जाता है। ये नहीं पूछते हैं, पूछते हैं उदाहरण, 2 औषधियों के उदाहरण, तो 2 ड्रग्स आपको याद करनी है। आमिक प्रयोग अग्निमांद्य आएगा कि नहीं आएगा इसमें? अब बताओ, अग्निमांद्य किस में आना चाहिए? दीपन पाचन में आना चाहिए कि पाचन में आना चाहिए? अग्निमांद्य आना चाहिए दीपन पाचन में। क्यों? अग्नि को दीप्त कर रहा है ये, तो अग्नि को दीप्त दीपन कर रहा है, तो इसलिए दीपन पाचन में कौन आएगा? अग्निमांद्य आएगा। अग्निमांद्य कभी भी पाचन की क्रिया में नहीं आएगा। क्लियर है? और फिर अजीर्ण अतिसार्य तो आने ही है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? दीपन पाचन औषधियां क्या कर रही हैं? दोनों कर्म कर रही हैं। नेक्स्ट है संशोधन कर्म। देखना, संशोधन क्या होता है? दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना, जिससे समूल नष्ट हो जाए। क्योंकि
अगर संशमन कर दिया तो उनको अनुचित काल और अनुचित वातावरण मिलने पर वो फिर से प्रकोपित हो जाएंगे और हमें रोगग्रस्त कर देंगे। इसलिए देखना परिभाषा क्या लिखी हुई है संशोधन की, जो कुपित दोषों को शरीर से बाहर निकाल दे उसे संशोधन कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारे शरीर के अंदर दोष उत्कृष्ट अवस्था में हैं, उन्हें हम उखाड़ कर बाहर फेंक रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संशोधन कर्म बोलते हैं। देखना भौतिक संगठन, सीधी सी बात है, जो वमन करवाएंगे औषधियां उनके अंदर महाभूत कौन सा होगा? हल्का महाभूत होगा, क्योंकि ऊपर आएगा तो हल्के महाभूत कौन है? अग्नि और वायु महाभूत। क्लियर? विरेचन करवाने वाले द्रव्यों में भारी महाभूत, विरेचन होता है अधो मार्ग से, गुदा मार्ग के द्वारा होता है, तो कौन से महाभूत आने चाहिए? पृथ्वी और जल महाभूत। कोई रटने वाली बात नहीं है, याद हो जाएंगे इजीली। उदाहरण देखना, सबने ये तो सब जानते हैं, मदन फल, कुटज, जिमुतक, धमार्ग, कर्तवेदन, ये चरक उत्तरार्ध, कल्प स्थान के अंदर ये सारी ड्रग्स हैं। कल्प स्थान पढ़ा होगा, नेक्स्ट ईयर पढ़ लोगे, उसके अंदर सारी ड्रग्स हैं। इक्ष्वाकु, क्षणपुष्पी, बिंबी, ये सभी क्या कराती है? संशोधन कम करवाती है। वमन और विरेचन यही कम करवाती है। आमिक प्रयोग किस किस में करवाते हैं? वमन विरेचन हम संशोधन किस में करवाते हैं? विष के अंदर करवाते हैं। विष की चिकित्सा में सबसे मेन होता है अगतंत्र, नेक्स्ट ईयर पढ़ लोगे आप, तो अगतंत्र के अंदर संशोधन ही करवाते हैं। विष की चिकित्सा में अगतंत्र में आप पढ़ोगे ना, तो यही है। श्वास, काश, प्राण व सुतस की व्याधियां हैं, श्वास और काश, इनके अंदर क्या करवाते हैं? ऊर्ध्व मार्ग से कफ का बाहर निकालते हैं, तो क्या करवाएंगे हम? संशोधन कर्म। पक्षाघात है और एक पांडु है, पैरालिसिस होता है, तो क्या करवाते हैं हम? संशोधन करवाते हैं। अब देखना संशोधन कर्म। संशमन कर्म क्या होता है? इस कर्म के अंदर क्या कर देते हैं हम? जब औषधि देते हैं ना, तो वो औषधि क्या करती है? जो एकदम साम्य अवस्था में दोष पड़े हैं ना, उनको जाके कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगी, उनको बोलेगी कि तुम साम्य अवस्था में रहो, मेरा काम तो जो विषम अवस्था में है उनको साम्य अवस्था में लाना है, बस इतना सा काम है संशमन कर्म करने वाली औषधियों का। देखना परिभाषा, जो वातादि दोषों का शोधन नहीं करता है, मतलब उनको दोषों को बाहर नहीं निकालेगी, ये सम दोषों का उत्क्लेश नहीं करता है, जो दोष साम्य अवस्था में है उनका उत्क्लेश नहीं करेगी। विषम दोषों को साम्य अवस्था में ले आएगी, यानी कि जो दोष धातु मल इम्बैलेंस कंडीशन में है उनको बैलेंस कंडीशन में ले आएगी, उसे बोलते हैं संशमन कर्म। महाभूत देखना, आकाश महाभूत की प्रधानता होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि 4 महाभूत आ गए ऊपर संशोधन करवाने वाले। बच्चा कौन था? आकाश महाभूत। तो आकाश महाभूत क्या करवाता है? संशमन कर्म करवाता है, ठीक है। नागार्जुन जो थे आचार्य, उन्होंने बोला कि वायु, जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। आपको ये याद नहीं करना, आपको याद करना ये कि संशोधन तो 4 महाभूत करवाते हैं, लेकिन संशमन जो होता है एक ही महाभूत करवाता है, वो होता है आकाश महाभूत। क्लियर? अब देखना उदाहरण, शरीर जानाम दोषाणाम कर्मेण परमौषधम, यानी कि शरीर के अंदर दोषों को हरने में कर्म से परम औषधि निम्न है। क्या क्या है? बस्ती विरेको वमनम, बस्ती वात के लिए, ये शोधन हो गया। यहां तक शोधन है कि नहीं है? ये यहां तक शोधन है। बस्ती वात के लिए, विरेचन पित्त के लिए, और वमन किसके लिए हो गया? कफ के लिए। तो ये यहां तक तो क्या है? शोधन है। संशमन क्या है? तेल घृतम मधु, तो तेल किसके लिए हो गया? वात के लिए। घृत किसके लिए हो गया? पित्त के शमन के लिए। और मधु किसके लिए हो गया? कफ के शमन के लिए। देखना, वात के संशमन के लिए हम लेते हैं तेल, कफ पित्त के संशमन के लिए लेते हैं घृत, और कफ के संशमन के लिए लेते हैं हम मधु। अब देखना प्रयोग, रक्त पित्त के अंदर संशमन करवाते हैं, अम्ल पित्त में, वात रक्त में, पित्त शीर्षूल में, वातिक शीर्षूल के अंदर अभ्यंग करते हैं किसका? तेल का, और क्या करवाते हैं? संशमन करवाते हैं। ऐसा तो है नहीं संशोधन करवाया। इन सब रोगों में क्या करवाते हैं? संशमन चिकित्सा करवाते हैं। आपको ड्रग्स याद करनी है मेन, बस। नेक्स्ट है देखना अनुलोमन कर्म। अनुलोमन क्या होता है कि वात जो होती है, वात है और एक मल है, इनका स्वभाव है सरगुण का। इनमें होता है सर यानी कि नीचे की तरफ इनकी गति होनी चाहिए, लेकिन किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या तो इनकी गति बाधित हो जाती है या ऊपर की ओर गति हो जाती है, जिसे उदावर्त बोलते हैं। कि अपान वायु की गति नीचे की तरफ होनी चाहिए, लेकिन अपान वायु की गति नीचे की तरफ ना होके या तो रुक गई है, या फिर
ऊपर की ओर हो गई है, जिसे बोलते हैं उदावर्त। तो वात और मल, इनकी गति को पुनः प्रवृत्त करना, यानी कि नीचे की ओर इनकी गति को करवाना, क्या कहलाता है? अनुलोमन कर्म कहलाता है। देखना एक बार परिभाषा। जो द्रव्य मलों का पाचन करके मल को पचाएंगे, उसके संघात का भेदन करके, यानी कॉन्स्टिपेशन है उसको भेदेंगे, उसका भेदन करेंगे, शरीर के गुदामार्ग के द्वारा बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं हम अनुलोमन। इससे क्या होगा? एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन था, ये मल जो था वात के मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन था, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन का क्या किया इन्होंने? भेदा, इसको भेदन किया, उसे हटाया, जिससे क्या हुआ? वात की और मल की गति का भी वापस से पुनः प्रवृत्त हो गई, यानी नीचे की तरफ हो गई, तो उसे बोलते हैं अनुलोमन कर्म। देखना ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज नीचे की तरफ आएगी, विरेचन मान सकते हैं एक तरह से इसे, तो कौन सा महाभूत होगा? पृथ्वी जल महाभूत है। ठीक है, देखना हरित की विरेचन करवाती है, कब्जी में ही लेते हैं ना, कब्ज वगैरह होती है, तो एक तरह से कब्ज को मान सकते हैं हम, कब्ज की कंडीशन के अंदर, कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम अनुलोमन कर्म करवाते हैं। तो हरित की देते हैं, आमलक की देते हैं, पूतिहा देते हैं, सोवरचल और अजवाइन। गाँव के अंदर सब जानते हैं अजवाइन का पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है? विरेचन होता है, क्योंकि अजवाइन क्या करती है? आम का पाचन करती है और ऑब्स्ट्रक्शन को हटाती है, तो उससे क्या होता है? अनुलोमन कर्म होता है। देखना आमातिसार, आम बना, उसका संघात किया, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन था वो, किसके मार्ग में? वात के मार्ग में या फिर मल के मार्ग में, तो उसका संघात किया। अर्श के अंदर, अर्श तो मेन होता ही अपान वायु की विकृति से है, क्योंकि उसमें क्या होती है? अपान वायु की दृष्टि होती है, जिसके कारण क्या होती है? वात ऊपर की तरफ हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो अर्श आना है, क्लियर है? आना क्यों होता है? पेट में आफरा टाइप क्यों होता है? क्योंकि वायु की गति रुक जाती है, अपान वायु की गति रुक जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? वो वायु की गति ऊपर की तरफ हो जाती है। गुल्म वही बात है, उदावर्त वही बात है कि गति रुकी है अपान वायु की, ऊपर की तरफ गति हो गई उसकी, जिससे क्या हुआ? उदावर्त हो गया। अजीर्ण है, तो इन सभी के अंदर क्या कराते हैं? हम अनुलोमन कर्म करते हैं। आपको याद करनी है ड्रग्स, क्लियर? आओ संसरण कर्म, एक तरह से विरेचन मान लो इसे, विरेचन ही है ये। जो द्रव्य कोष्ठ में चिपके हुए, जो चिपक जाते हैं जो मल कोष्ठ के अंदर, उनको पचाने योग्य मलादि को बिना पचाए, यानी कि कोष्ठ में चिपका हुआ है और पचाने योग्य है, उनको बिना पचाए गुदा मार्ग से द्वारा बाहर निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं संसर्जन कर्म। एक तरह से आप इसे विरेचन बोलो, विरेचन मान के समझना, तो इसे बोलते हैं विरेचन कर्म। भौतिक संगठन विरेचन है तो ऑब्वियस सी बात है महाभूत तो दो ही होंगे, पृथ्वी और जल, रटना नहीं है। देखना उदाहरण, एरंड तेल विरेचन करवाता है कि नहीं करवाता है? आरगवद विरेचन करवाता है कि नहीं करवाता है? करवाता है आरगवद विरेचन। आरगवद कौन सा विरेचन करवाता है? अग्रे के अंदर क्या पढ़ा था आरगवद के लिए? मृदु विरेचन करवाता है आरगवद। तीक्ष्ण विरेचन कौन करवाता है? स्नूही। और सुख विरेचन कौन करवाता है? त्रिव्रत। ये तीन है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अश्वगोल है, दंती है, त्रिवंती है, स्नूही है और त्रिव्रत। आ गए ना, तीनों आ गए। वात और मल का प्रवर्तन करवाना तो क्या कहलाता है? अनुलोमन, क्लियर? और संसर्जन कर्म को ही क्या कहते हैं हम? विरेचन कर्म कहते हैं, क्लियर है? क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन यहीं से आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, अनुलोमन कर्म से। इससे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, इससे नहीं आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा यहां से। इंपॉर्टेंट है ये, 2 नंबर में आता है। अनुलोमन कर्म किसे कहते हैं उसको समझाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। आता है 2 नंबर में ही, 5 नंबर में कभी नहीं आएगा। 5 नंबर में आएगा तो वेद आएगा, बस ये क्वेश्चन नहीं आते 2-2 नंबर में, ये तो सिर्फ 2 नंबर के हैं। देखना आमयिक प्रयोग में, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो।
आप ये बोल रही हैं कि लेग्जेटिव के अंदर तो ये होता है कि मल जो है वो आ गया है, कॉन्स्टिपेशन में है, पचा नहीं है, पच गया है, ऐसे बोल रही हैं? मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बात ये। हाँ 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 हाँ, सही है बिल्कुल। और उसके लिए परगेटिव में क्या पूछ? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। यस। हाँ हाँ। अनुलोमन कम तो तभी होता है ना, जब किसी भी कारण से वो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है वहां पे, रुक चुका है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो चुकी है वहां पे, मल तो बन चुका है। हाँ हाँ हाँ, देखो इसमें लिखा भी है मेरी इसमें कि मल को बिना पचाए, मल पचा नहीं है, मल पचा ही नहीं है अभी तक, उसका डाइजेशन हुआ है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचा है वो, वहां तक तो अगर पहुंच जाएगा, तो वो तो अगर वहां तक अगर पहुंच जाएगा तब तो वो पच जाएगा ना, उसका डाइजेशन हो जाएगा ना। क्योंकि डाइजेशन जो लार्ज इंटेस्टाइन में तो इतना ही होता है ना कि उसके जो लिक्विड होता है उसी का ऑब्जप्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में तो इतना ही होता है। ओके, वेलकम। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेचन कर्म। यहाँ पर क्या है ना, ये सारी टर्म्स जो है सिनोनिम्स के रूप में चल रही हैं, इनका टोटली मिला के मतलब जो आता है वो विरेचन करवाना आता है। देखना, अब रेचन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी मतलब यही है कि रेचन करवाना है, मतलब विरेचन करवाना है, चाहे वो फिर पका हुआ हो चाहे फिर अपक हो, यानी कि वो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में हो चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो। देखिएगा एक बार, देखते हैं। लग्जेटिव के अंदर हमने पढ़ा तो उसके अंदर आएगा विबंध, कामला, उदर रोग और कुष्ठ और अर्श। अर्श के अंदर भी क्या होता है, अपान वायु की विकृति होती है, उसको प्रवृत्त करवाना होता है। अब देखना रेचन कर्म, जो द्रव्य पक्व या अपक्व मल को द्रवीभूत करके, यानी या तो वो मल, या तो वो भोजन जो हमने किया है वो पच चुका है या डाइजेस्ट हो चुका है या डाइजेस्ट नहीं हुआ है, कैसे भी हो उसको द्रवीभूत करता है, यानी उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आता है और रेचन करवा देता है, यानी कि अधोमार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है, उसे बोलते हैं रेचन कर। इसे बोलते हैं त्रिव्रत। इसके अंदर एग्जाम्पल में आता है त्रिव्रत। त्रिव्रत क्या करवाता है, सुखपूर्वक विरेचन करवाता है। आचार्य चरक ने इसे विरेचन कहा है। एक दूसरे टर्म वही आ रही है विरेचन वाली। दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से या अधोमार्ग से बाहर निकालना विरेचन कहलाता है। इन्होंने बोल दिया कि या तो ऊपर से बाहर निकालो यानी मुख के द्वारा बाहर निकालो, या तो पके हुए को या अपक्व में। अपक्व के अंदर तो ये आ गया कि हमें वोमिटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें पचता नहीं है आहार। आहार हमारा हमारा जो भोजन होता है, हमारा जो फूड होता है वो आमाशय में ही होता है, यानी स्टमक में ही होता है, वो अपक्व अवस्था में बाहर निकलता है। तो वो हो गया ऊर्ध मार्ग के द्वारा। और अधो मार्ग के द्वारा भी, चाहे वो पचा हो चाहे नहीं पचा हो, उनको बाहर निकालना है औषधि देके, त्रिव्रत आदि औषधि देके। या तो तीक्ष्ण विरेचन करवाना है तो स्नो ही देना है, और अगर सुखपूर्वक विरेचन करवाना है तो उसे त्रिव्रत देना है। विरेचन तीन स्तर होते हैं। एक तो सुखपूर्वक विरेचन करवाता है वो त्रिव्रत करवाता है, मृदु विरेचन करवाता है वो आरगवत करवाता है, तीक्ष्ण विरेचन करवाता है वो स्नोही शीर करवाता है। भौतिक संगठन पृथ्वी और जल महाभूत, एक तरह से विरेचन ही टर्म मान रहे हैं। वो विरेचन होता है अधोमार्ग से, तो अधोमार्ग से मान के चलेंगे तो क्या होंगे, महाभूत पृथ्वी और जल महाभूत होंगे। त्रिवृत है, स्नाय है, एलुआ है। तो ये तीन एग्जाम्पल सफिशियंट है इसमें। देखना, कामला, आमयिक प्रयोग के अंदर कामला है, पक्षाघात है, अम्लपित है, श्वास रोग है, उदर रोग है और विबंध है। तो मेन तो सबके अंदर उदर रोग आएंगे। अब आता है छेदन कर्म। छेदन कर्म है तो कफ छेदन ने क्या मतलब कि तोड़ना है किसी चीज को, उसकी पिछलता को नष्ट करना है। एक तरह से कफ है तो कफ बना हुआ है तो उसकी पिछलता को नष्ट करना है, तो उसके लिए हो गया छेदन कर्म।
देखना, जो द्रव्य शरीर में चिपके हुए कफादी दोषों को अपनी शक्ति से अपने स्थान से हटाते हैं, यानी कि द्रव्य शरीर के अंदर चिपके हुए कफादी दोष जो होते हैं वो शरीर के अंदर स्रोतों के अंदर चिपके हुए होते हैं, उनको अपने स्थान से हटाना क्या कहलाता है? छेदन कर्म कहलाता है। और ऑब्वियस ही बात है, कफ है तो क्या महाभूत होगा? अग्नि महाभूत होगा। तो क्लियर है। नेक्स्ट है इसके उदाहरण। क्षार है, क्षार कफ का क्या करता है? भेदन करता है। मरीच है, तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है, इस गुण से क्या करेगी? वो कफ का भेदन करेगी, क्योंकि बिल्कुल एंटी प्रॉपर्टी चल रही है। शिलाजतु है, विभितक है, पिपली है और लवंग है, ये सभी कटुरस वाली होती हैं। लवंग कटुरस वाला होता है और उष्ण वीर्य होता है, जिसके कारण क्या करेगा? ये छेदन का कार्य करेगा। आमयिक प्रयोग के अंदर कास कफ बनता है, प्राणवर्ष उतस की व्याधि है, इसलिए कास में छेदन का कार्य कौन छेदन के लिए लेते हैं हम? मरीच। प्रतिशाय है, बिगड़ा हुआ जुखाम बोलते हैं जिसको, प्राणवर्ष उतस की व्याधि आ गई, इसमें अस्थमा वगैरह आते हैं। अब आता है ग्राही कर्म। ग्राही कर्म क्या होता है कि आग्नेय गुण की अधिकता से, अब इसमें लिक्विड मात्रा में स्टूल है, इंटेस्टाइन में आ चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका है, वहां पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन भी तो होता है, वाटर जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं उसको ग्राही कर्म है। और स्तंभन कर्म क्या होता है? बहते हुए को रोकना, यानी अतिसार है उसको स्टॉप करना, ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करना है, पहले से लिक्विड है उसको स्टॉप करना है। लेकिन ग्राही में क्या है कि द्रव्य जो मात्रा है उसकी ज्यादा है, उसको शोषण करना है हमें। देखना, आग्नेय गुण की अधिकता के कारण जो द्रव्य द्रव्यांश का शोषण करके मल का संग्रह करते हैं, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन जनरेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन कर रहे हैं, उस मल को बद्ध कर रहे हैं, बांध रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ही है मल, इसमें उसके अंदर क्या होता है? द्रव्य के अंदर जो है अपना जो फूड है, मल है, उसके अंदर जो जल होगा, एक्स्ट्रा जल होगा या जितना भी जल होगा उसका शोषण कर लेंगे और जो मल होगा वो बद्ध अवस्था में हो जाएगा, उसे बोलते हैं ग्राही कर्म। देखना, जो द्रव्य दीपन पाचन करते हुए उष्ण गुण से द्रव्यांश का शोषण करते हैं, दीपन भी करेगा, पाचन भी करेगा। पाचन करेगा मतलब कि उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं उसके पाचन के प्रोसेस में उसको रोक देगा, वहां पे हटा देगा उस कफ को, और पाचन करते हुए उष्ण गल से द्रव्यांश का शोषण करता है, उसे बोलते हैं ग्राही। आडमल ने, आचार्य आडमल हुए, उन्होंने संग्राहक द्रव्य दो प्रकार के बताए, एक तो उष्ण संग्राहक होते हैं और एक शीत संग्राहक होते हैं। जो द्रव्य ग्रहणी में स्थित आम को अग्नि को बढ़ाकर, आम जो होता है उसको अग्नि को बढ़ाकर पाचन करते हैं तथा स्थित द्रव्यांश का शोषण करते हैं, उसे बोलते हैं उष्ण संग्राही। उष्ण संग्राही है मतलब आम जो है उसका पाचन करेंगे, अग्नि को बढ़ाते हुए आम का पाचन करेंगे और द्रव्यांश का शोषण कर लेंगे, तो उसे बोलते हैं उष्ण संग्राही। एक तरह से ग्राही हो गया, बोल सकते हैं। शीत ग्राही को, शीत संग्राहक को बोल दो आप स्तंभन। जो द्रव्य अतिसार आदि पक्व मल का अतिसार होता है, हमें लूज मोशन होता है, उसके अंदर स्तंभन कम करके संग्रह करते हैं, यानी उसको रोकते हैं, तो उसे बोलते हैं शीत संग्राहक, एक तरह से स्तंभन कर्म। भौतिक संगठन, वायु महाभूत की प्रधानता होती है, और वायु क्या करती है? सुखाने का कार्य करती है, और अग्नि और वायु महाभूत की होती है। अग्नि क्यों होगा? क्योंकि द्रव्यांश का शोषण करने के लिए अग्नि महाभूत है, और वायु भी क्या करता है? सुखाने का कार्य करता है। तो बेटर ये है कि दोनों महाभूत याद करें हम। उदाहरण देखना, मुस्त है, कटवंग है, सारीवा है, बिल्व, अतिविशा, कुटज, गुड़ुचि, शुंठी, जीरक, गजपिपली, चित्रक और चव्य। आमयिक प्रयोग देखना, आमातिसार में, संग्रहणी में और विसूचिका में, ये सब क्या है? उदर रोग है। तो इन सब में किसका प्रयोग करते हैं हम? ग्राही कर्म का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखना, अब आता है स्तंभन कर्म। जो द्रव्य रुक्ष, शीत, कषाय और लघु विपाक से वात को बढ़ाते हैं। अब देखना, कषाय रस क्या करेगा? वात को बढ़ाने वाला होगा। लघु विपाक क्या करेगा? शरीर के अंदर वात को बढ़ाता है। शीत गुण क्या करता है? वात को बढ़ाएगा। रुक्ष गुण क्या करता है? वात को बढ़ाता है। ये सारे वात को बढ़ाने वाले होते हैं।
वात को बढ़ाते हुए स्तंभन कर्म करते हैं। और किसी भी चीज को बहती हुई को रोकना है तो वहां पे क्या करना है, रुकावट करनी है, तो वो किससे होगी, वात से। जो द्रव्य गतिमान मलों को या धातु को निश्चित रूप से रोक देते हैं